अपने पीठ पीछे तकिया टिकाए पलंग के किनारे बैठी हिमांशी आराम से मैगज़ीन पढ़ रही थी। बड़ा सुकून मिल रहा था उसे अपने मनपसंद मैगज़ीन पढ़ते हुए, वरना तो रोज़ उसे कहाँ समय मिल पाता था। सुबह हड़बड़ी में ऑफिस निकल जाती थी और फिर रात की 8:30-9 बजे ही घर वापस आती थी। थक कर इतना चूर हो जाती थी कि फिर कहाँ उसे कुछ पढ़ने लिखने का मन होता था। एक संडे की छुट्टी में घर बाहर के ही इतने काम होते थे कि मैगज़ीन पढ़ना तो दूर, झाँकने तक का समय नहीं मिल पाता था उसे। न्यूज़पेपर वाला हर महीने का मैगज़ीन देकर ज़रूर जाता था, पर वह उलट-पुलट कर देख भर लेती थी। लेकिन जब अब इस लॉकडाउन में उसे घर में रहने का मौका मिला है, तो वो सारे मैगज़ीन पढ़ लेना चाहती है। लेकिन अनुराग उसे पढ़ने दे तब ना, कब उसे परेशान किए जा रहा था वह। कुछ-कुछ लिखकर कागज़ के बॉल बना-बना कर उस पर फेंक रहा है, ताकि वह डिस्टर्ब हो जाए और पढ़े ही ना। इस बार फिर अनुराग ने उस पर कागज़ का बॉल बनाकर फेंका, तो वह तिलमिला उठी। अनुराग, चीखते हुए हिमांशी बोली, क्या है तुम्हें? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? एक और बॉल फेंका ना तो बताती हूँ। लेकिन अनुराग को तो आज बदमाशी सूझी थी, सो उसने फिर हिमांशी के ऊपर कागज़ का बॉल फेंका। प्लीज़ अनुराग, पढ़ने दो ना मुझे। वैसे भी मुझे कुछ पढ़ने लिखने का समय नहीं मिल पाता है, और अभी मिला है तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ तुम भी पढ़ने की आदत बना लो। अच्छा टाइम पास हो जाएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगी। ये लो। एक मैगज़ीन उसकी तरफ बढ़ाते हुए हिमांशी बोली। लेकिन अनुराग कहने लगा, ये औरतों वाली मैगज़ीन मैं नहीं पढ़ता। होते ही क्या है इसमें? सिर्फ औरतों की बातें। औरतों वाली? अरे इसमें तुम पुरुषों के लिए भी बहुत कुछ होता है, पढ़कर देखो तो। हिमांशी के ज़िद करने पर अनुराग ने मैगज़ीन ले तो लिया, पर उलट पुलट कर ये बोलकर रख दिया कि उसे कुछ समझ नहीं आता, और वैसे भी पढ़ना उसे कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ, सही बात है, तुम्हें तो सिर्फ मोबाइल चलाना और फालतू के वीडियो देखना अच्छा लगता है ना? देखती नहीं हूँ क्या कैसे दिन भर मोबाइल में आग गड़ाए रहते हो। फालतू के वीडियो देख देख कर ही करते रहते हो। मोबाइल एडिक्ट हो गए हो तुम। मोबाइल एडिक्ट? और तुम किताबी कीड़ा नहीं बन गई हो? जब देखो कोई ना कोई किताब लेकर बैठ जाती हो। कब से बोल रहा हूँ चाय बनाओ, पर तुम हो कि तुम्हें तो पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। अरे है क्या इस किताब में, कोई खजाना? खींचते हुए अनुराग बोला, तो तुनक कर हिमांशी बोल पड़ी, हाँ खजाना ही समझ लो, पर तुम जैसे उल्लू को ये बात समझ नहीं आएगी। पढ़ना मुझे कोई खास पसंद नहीं है, यही कहा था ना तुमने? मुंह चिढ़ाते हुए हिमांशी बोली, तो अनुराग गुर्राया, ऐसे घूरो मत। चाय पीनी है, जाकर खुद बना लो, मैं नहीं बनाऊंगी, समझे? बोलकर वह फिर मैगज़ीन में घुस गई। सोच लिया उसने, वह बिल्कुल चाय बनाने नहीं उठेगी। अरे सुबह से काम करके अभी तो बैठी हूँ, फिर भी किसी को चैन नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ चाहिए ही इन्हें। अच्छा था जो ऑफिस जाती थी, भले थक जाती थी, पर इतना काम तो नहीं करना पड़ता था घर का। सोचा था लॉकडाउन में खूब सोऊंगी पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ तो घर को कामों से ही फुर्सत नहीं मुझे। सब घर में है तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, और ये अनुराग की तो नवाबी और बढ़ गई है। जब देखो हिमांशी चाय बनाओ, हिमांशी कटलेट बनाओ, हिमांशी आज खाने में पिज़्ज़ा बनाना, हिमांशी ये हिमांशी वो। अरे मैं क्या कोई नौकरानी हूँ इन सब की, जो इनके हुक्म बजाती रहूँ? अपने मन में ही सोच हिमांशी भुनभुना उठी और मैगज़ीन में फिर से आग गड़ा दिया कि तभी उसके सिर पर एक कागज़ का बॉल आकर गिरा। देखा तो अनुराग शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अनुराग, मैंने कहा ना मैं कोई चाय वाय नहीं बनाने वाली। तुम जितने भी तंग कर लो मुझे, मैं नहीं उठने वाली यहाँ से। तुम जाओ खुद ही चाय बना लो। मुझसे चाय अच्छी नहीं बनती हिमांशी, नहीं तो क्या बना नहीं लेता? बहाने बनाते हुए अनुराग बोला। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो हम लूडो खेलते हैं। जो हारा वो चाय पकौड़े बनाएगा। बोलो मंजूर? हाँ, कुछ सोचते हुए हिमांशी बोली, अच्छा चलो मंजूर, पर शर्त याद रखना। और हाँ, जीतूंगी तो मैं ही।
हंसते हुए हिमांशी ने मैगज़ीन बंद की और शुरू हो गई लूडो के खेल। जैसे जैसे खेल बढ़ता जा रहा था, हिमांशी जीत की तरफ बढ़ती जा रही थी। वही अनुराग को अपनी हार साफ नज़र आने लगी थी। कहीं हार गया तो चाय पकौड़े बनाने पड़ेंगे, हिमांशी खिल्ली उड़ाएगी सो अलग। ये सोचकर अनुराग बेईमानी पर उतर आया और जीतने के लिए उसने बेईमानी शुरू कर दी, जिससे खेल में वह आगे और हिमांशी पीछे जाने लगी। अनुराग को बेईमानी करते देख हिमांशी तिलमिला उठी और उसने खेल पलट दिया। खेल पलटते देख अनुराग आग बबूला हो गया, क्योंकि वह खेल जीतने ही वाला था, मगर हिमांशी ने उस पर पानी फेर दिया। क्यों क्यों खेल बिगाड़ा तुमने? लगभग चीख पड़ा अनुराग। क्योंकि तुम चीटिंग कर रहे थे। बोलते हुए हिमांशी ने अनुराग को ठेल दिया और लूडो के भी 2 टुकड़े कर डाले। क्या की चीटिंग मैंने? कहकर अनुराग ने हिमांशी को एक धक्का दे दिया। फिर क्या था, तिलमिलाई सी उसने भी उसे ऐसा कसकर धक्का मारा कि वह जाकर दूर लुढ़क गया। एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई तो दोनों तू मैं पर उतर आए। बेटे बहू के कमरे में हल्ला गुल्ला की आवाज़ें सुनकर जब सुशीला दौड़ी आई, देखा दोनों जुद्दम जुद्दी लड़े जा रहे हैं। कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। सुशीला ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों इस तरह से? मगर उन्हें लड़ने से फुर्सत मिले तब तो सुशीला की बात सुने। हार कर सुशीला वहाँ से ये सोचकर खिसक गई कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है, अपने ही सुलझ लेंगे। मगर उनकी लड़ाई तो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ती चली गई जैसे राई का पहाड़। दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे, एक दूसरे की गलतियां गिनवाने लगे, एक दूसरे के परिवार को कोसने लगे और जाने वे एक दूसरे पर क्या क्या नाप शनाप दोषारोपण लगाने लगे थे। लग रहा था दोनों एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। अगर बीच में सुशीला ना आती तो शायद कोई अनहोनी जरूर ही हो जाती आज। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, पागल हो गए हो क्या? बेटे बहू की हरकतों ने सुशीला को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। क्यों इस तरह से आपस में लड़ रहे हो बच्चे की तरह? और बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, समझ में नहीं आता? एक बच्चे की तरह लूडो खेलती हो और फिर झगड़ा कर दे, शर्म नहीं आती? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? क्या अच्छे घरों की बहू बेटियां ऐसे करती हैं? आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सासू माँ की बात सुनकर हिमांशी की तोरियों पर और बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे शरीर में ज्वाला सी दहक उठी। दहके भी क्यों ना, कोई भी लड़की अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर लेगी, मगर कोई उसके माँ बाप के बारे में कुछ कहे तो कोई कैसे सहन कर सकता है? अच्छा, तो आपने अपने बेटे की गलती नहीं देखी, मगर मेरी देख ली, क्योंकि मैं पराए घर की हूँ इसीलिए। और संस्कार आपने कैसे दिए हैं अपने बेटे को, बेईमानी करने की? हिमांशी की बात पर सुशीला का मुंह खुला का खुला रह गया। हिमांशी अपनी सासू माँ का हमेशा से आदर करती आई थी, लेकिन आज उसके ऐसे तेवर देखकर वह अवाक रह गई। सुशीला भी अपनी बहू को बेटी से कम प्यार नहीं करती थी। वह तो गुस्से से उसके मुंह से अपशब्द निकल गए, वरना कभी वह उसे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती थी। हालांकि अपने बेटे को भी उसने डांटा, फिर भी हिमांशी को लग रहा है कि सुशीला ने उसके साथ पक्षपात किया। बेटे की गलती को तो नज़रअंदाज कर दिया और सारी गलती बहू के सिर मढ़ दी। हिमांशी को बुरा मानते देख सुशीला ने उसे समझाना चाहा कि वह इस घर की बहू है, घर की इज्जत है। अगर वही इस तरह से व्यवहार करेगी तो लोग क्या कहेंगे? मगर हिमांशी कहने लगी कि वह उसे समझाने के बजाय अपने बेटे को समझाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हिमांशी को अपनी माँ से बहस लगाते देख अनुराग का पारा और चढ़ गया। बोला, देखो देखो माँ, कैसे आपसे भी मुंह लगा रही है ये। धक्का दिया इसने पहले मुझे, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया और घर में बवाल मचा दिया। और तेवर तो देखो इसके। खबरदार जो मेरी माँ से बदतमीजी की तो। उंगली दिखाते हुए अनुराग बोला तो कसकर उसने उसकी उंगली मरोड़ दी और बोली, खबरदार अपने पास रखो, समझे? और आगे से उंगली टिंगली मत दिखाना मुझे, नहीं तो तोड़ दूंगी। और तुमने क्या किया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने धक्का नहीं दिया मुझे, बल्कि ज़्यादा ज़ोर से दिया और मुझे चोट लगते लगते बची। और मेरे माँ बाप पर क्यों गए? मेरे माँ बाप क्या है
मेरे लिए और उन्होंने मुझे कैसे संस्कार दिए हैं, ये मुझे तुम सबसे जानने की ज़रूरत नहीं है, समझे? अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए हिमांशी बोली, और एक बात जान लो, मैं कोई तुम्हारी दासी पोसी नहीं हूँ, तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलती हूँ जो तुम्हारी धौंस सहूँगी। मैं खुद इतना कमा लेती हूँ कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पैसों की ज़रूरत होगी तुम्हारे परिवार को। हिमांशी की बात पर अनुराग तिलमिला उठा और कसकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। एक तो वैसे ही उसने उसकी उंगली मरोड़ दी थी तो दर्द हो रहा था, ऊपर से बकवास पर बकवास किए जा रही थी, तो कितना सहता वो। लगा दिया एक थप्पड़। लेकिन यह बात हिमांशी के बर्दाश्त के बाहर हो गई। क्रोध के मारे उसका मुंह लाल हो गया। उसने भी जो सामान सामने पड़ा था उठाकर अनुराग की ओर जोर से फेंका। अनुराग ने हाथ आगे कर रोक लिया, वरना उसका सिर तो फटना ही था आज। सुशीला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे रोके इनके झगड़े को। दोनों के झगड़े की आवाज़ें सुनकर आस पड़ोस के लोग भी कान लगाकर सुनने लगे। अब लोगों की तो आदत ही होती है मज़ा लेने की। किसी के घर झगड़ा हुआ नहीं पहुंच जाते हैं तमाशा देखने। सुशीला जितना दोनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, मामला उतना ही बिगड़ता जा रहा था। हिमांशी कहने लगी कि वह अनुराग के खिलाफ हिंसा का केस करेगी, बताएगी पुलिस को कि कैसे उसके पति ने उसे मारा पीटा, उस पर जुर्म किया। और अनुराग कह रहा था कि कौन डरता है पुलिस से, बुलाओ पुलिस को, दिखाऊंगा कि कैसे हिमांशी ने उसे अपने नाखून से नोच डाला है, धक्का दिया है और सिर भी फोड़ने जा रही थी, यह भी वो पुलिस को बताएगा। अरे पुरुष एक थप्पड़ भी चला दे तो हिंसा हो जाता है, और औरत नोच खसोट ले, पति का सिर फोड़ दे तो कुछ नहीं। दोनों के चिल्लम चिल्ली से लग रहा था सुशीला के दोनों कान फटकर उड़ जाएंगे। उसने अपने दोनों हाथ से कान दबा लिए, लेकिन आवाज़ फिर भी रुक नहीं रहे थे। गुस्से से फनफनाई हिमांशी 100 नंबर पर कॉल करने ही जा रही थी कि सुशीला ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और घर की इज्जत की दुहाई देने लगी। सुशीला के हाथ जोड़ने पर रुकी थी वह, मगर उसका फैसला बदला नहीं था। उसका गुस्सा तो अब भी 7वें आसमान पर विराजमान था। कहने लगी, लॉकडाउन टूटते ही वह अनुराग पर हिंसा का केस करेगी, जेल भिजवा कर रहेगी उसे। फ़ोन कर वह अपने मायके वालों को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इस लॉकडाउन में वह कर भी क्या सकते थे सिवाय परेशान होने की। इसलिए उन्हें न बताना ही उसे सही लगा। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा लगा लेती है, क्योंकि वह अनुराग का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। मजबूरन अनुराग को सोफे पर सोना पड़ा, पर एक तो गर्मी, ऊपर से मच्छर उसे सोने भी नहीं दे रहे थे, काट काट कर उसका बुरा हाल किए हुए थे। गुस्सा आ रहा था उसे खुद पर कि क्यों उसने ऐसी लड़की को अपने जीवन संगिनी बनाया जो बात बात पर उससे लड़ती झगड़ती रहती है। नहीं, अब मैं भी नहीं रह सकता ऐसे तुनक मिजाजी लड़की के साथ। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर घर में हंगामा कर देती है। हाँ, मैंने बेईमानी की तो क्या हो गया, बचपन में भी करता था तो क्या हो गया। बड़ा पुलिस की धमकी दे रही है। पुलिस से वे लोग डरते हैं जो गलत करते हैं, और मैंने कोई गलती नहीं की, ये मैं जानता हूँ। देखो उसके नाखून के निशान अभी भी मेरे हाथ पर, तो क्या ये हिंसा नहीं हुआ? कितना खून निकल आया था मेरा। काश फोटो खींच लेता तो पुलिस को दिखाता, फिर देखता पुलिस किसे जेल भेजती है। वैसे जेल भी चला जाऊँ तो ठीक, कम से कम इस औरत से दूर तो रहूँगा। अपने आप में ही सोचते सोचते अनुराग की आंखें जाने कब लग गई। उधर सुशीला के पैरों के नीचे से जमीन सरकने लगी थी। सोच कर ही वो काँप रही थी कि अगर बहू ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया तो क्या होगा। माँ बेटे को जेल तो होगी ही, सालों की कमाई इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लोग हंसेंगे सो अलग। किसी तरह सुशीला हिमांशी को समझा बुझाकर उसका गुस्सा शांत करना चाह रही थी। अनुराग से वो माफ़ी मंगवाने को भी तैयार थी, मगर हिमांशी कुछ सुने तब तो। सुशीला को ये सोचकर दुखी उठ रही थी कि कल अगर उसके दरवाजे पर पुलिस आ गई और सारी बात मोहल्ले की औरतों को सामने आ गई तो क्या होगा। वह तो खुश ही होंगी। उनकी आत्मा तो कब से हमारे घर के बारे में कुछ ऐसा वैसा सुनने को बेचैन है। इस मोहल्ले में कुछ ऐसी कुटिल महिला भी हैं जो मुझसे, मेरी बहू से जलती हैं,
क्योंकि सुंदरता के साथ मेरी बहू कमाऊ जो है मुझे मान सम्मान भी देती है, जो उनकी बहुएं नहीं देती हैं उन्हें। तो ईर्ष्या तो होगी ही ना। मेरी बहू गाड़ी से ऑफिस आती जाती है तो कैसे सब देख जल भुन जाती हैं। जानती हूँ हाल चाल पूछने के बहाने आकर मेरा दिल और जलाएंगी। इन दुष्टिनों को हमारी बेबसी पर ताली बजाने का मौका मिल जाएगा। आखिर जलती जो है वे लोग मुझसे। सोचते सोचते जाने कब सुशीला की भी आंखें लग गई। इधर हिमांशी का गुस्सा अभी भी उफान पर था। गुस्से में एक तो खाया नहीं जाता है और खाली पेट गुस्सा और बढ़ता जाता है। कई बार सुशीला खाने की थाली लेकर आई भी, पर हिमांशी ने उसे दरवाजे से ही लौटा दिया था, ये बोलकर कि उसे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी खुद ही खा लेगी। हिमांशी और अनुराग एक कंपनी में साथ काम करते थे। दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और फिर धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। जब उनका एक दिन भी न मिलना उन्हें बेचैन करने लगा तो दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। हिमांशी के माता पिता को तो कोई परेशानी नहीं थी इस रिश्ते से, मगर सुशीला अपने इकलौते बेटे का विवाह किसी गैर जाति लड़की से नहीं करना चाहती थी। मगर बेटे के प्यार के आगे वह झुक गई और जब वह हिमांशी से मिली तो उसके अच्छे व्यवहार ने उसे और पिघला दिया। ज़रा कड़क स्वभाव की हिमांशी दिल की कितनी अच्छी है, यह बात शादी के कुछ दिनों बाद ही सुशीला को मालूम पड़ गई। यह बात अनुराग भी जानता था कि हिमांशी शॉर्ट टेम्पर लड़की है, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसकी यही आदत शादी के बाद अनुराग को बुरी लगने लगी थी। उनके बीच बातचीत बंद हुए आज 4 दिन हो चुके थे। घर अजीब सा लगने लगा था। एक तो लॉकडाउन में वैसे ही सब उदास उदास सा लग रहा था, ऊपर से घर का ऐसा माहौल सुशीला को और विचलित कर रहा था। वो माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई झुकने को तैयार ही नहीं था। माँ के समझाने पर अगर अनुराग हिमांशी से बात करने की कोशिश भी करता तो वह अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती और कहती कि गलती हो गई उससे अनुराग से शादी करने का फैसला लेकर, और अनुराग का गुस्सा फिर बढ़ जाता। बात सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा था। उस दिन सुशीला जब हिमांशी के कमरे में चाय नाश्ता लेकर गई तो देखा हिमांशी बिछावन पर लेटी छटपटा रही है। पूछने पर बताया कि उसे मासिक धर्म आया है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। दर्द के मारे रात भर वह सो भी नहीं पाई थी। हिमांशी को अक्सर ऐसा होता है, इसलिए वह पेट दर्द की दवाई रखती है, पर दवाई ख़त्म हो गई थी और लॉकडाउन में लाए कैसे। अनुराग को जब पता चला कि पेट दर्द के कारण हिमांशी रात भर सो नहीं पाई तो वह भी छटपटा उठा। हिमांशी को लेकर उसके मन में जो गुस्सा था वह पल भर में काफुर हो गया। तुरंत अनुराग दवाई लाने घर से निकल गया। ये भी नहीं सोचा उसने कि पुलिस उसे रोकेगी या डंडे बरसाएगी। इधर सुशीला हिमांशी के सिर अपने गोद में लेकर सहनाने लगी ताकि उसे नींद आ जाए। सुशीला के प्यार भरे स्पर्श से कुछ ही पलों में हिमांशी की आंखें लग गई। कुछ घंटे बाद जब उसकी आंखें खुली तो देखा सुशीला उसके सिरहाने बैठी है और अनुराग बाहर से ही ताक झाँक कर रहा है। माँ, आप? कुछ नहीं बेटा, अब तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? देखो, अनुराग दवाई भी ले आया जाकर, लेकिन पहले कुछ खा लो फिर दवाई खाना, बोलकर सुशीला एक माँ की तरह कौर कौर उसे खिलाने लगी। दवाई लेकर हिमांशी सोने की फिर कोशिश करने लगी, पर नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से टप टप कर आंसू बहे जा रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि अगर वह चाहती तो बात खत्म हो सकती थी, पर वह जानबूझकर रबर की तरह बात को खींचती चली गई। माँ समान अपनी सासू माँ को भी उसने कितना कुछ सुना दिया, यहाँ तक कि पुलिस में जाने की भी धमकी दे दी। ये भी नहीं सोचा कि कभी उसने बहू बेटी में फ़र्क नहीं किया, फिर भी उन पर पक्षपात का इल्ज़ाम लगा दिया। अरे, वो तो बड़ी है, पर मैं छोटी होकर उनके संस्कार पर उंगली उठाकर क्या सही किया? नहीं, मुझे माँ जी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कितनी पागल थी मैं जो पुलिस को फ़ोन करने जा रही थी। अपने घर की इज्जत को चौराहे पर नीलाम करने जा रही थी। ऐसा कैसे करने जा रही थी मैं? खुद मेरे ही माँ पापा मेरी इस गलती के लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करते। और किस पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते, इसका मतलब ये तो नहीं कि पुलिस को फ़ोन का हिंसा का केस कर दें।
इसका मतलब ये तो नहीं कि पुलिस को फ़ोन करके हिंसा का केस कर दें। और गलती मेरी भी तो कम नहीं थी। मैंने भी तो अनुराग को कितना कुछ सुना दिया और यहाँ तक कि उसे अपने लंबे नाखून से भी नोच डाला। कितना खून बहा देखा मैंने, फिर भी मुझे उस पर दया नहीं आई। अगर वह अपना हाथ आगे ना करता तो उसका सिर तो फूट ही गया होता। फिर से लॉकडाउन में, हाय, क्या हो गया था मुझे? कौन सा भूत सवार हो गया था मेरे सिर पर? अपने गुस्से पर गुस्सा आने लगा था हिमांशी को अब, और वह जरा से मेरे पेट दर्द के लिए दवा लाने दौड़ पड़ा, वह भी इस लॉकडाउन में। कि ये मेरी नादानियाँ नहीं तो और क्या है? नहीं, मुझे जाकर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने मन में ही सोच जैसे ही हिमांशी कमरे से बाहर आई तो देखा एक कोने में बैठी सुशीला सुबक रही थी। वह अनुराग को कह रही थी कि गलती उसकी ही है, उसने ही हिमांशी को गुस्सा दिलाया, तभी वह गर्म हो गई होगी, वरना दिल की बुरी नहीं है वह। और अगर ऐसे ही करना है तो वह कहीं चली जाएगी, नहीं रहेगी इस घर में। तभी सुशीला की नज़र हिमांशी पर पड़ी तो हाथ जोड़कर वह कहने लगी, बहू, मैं क्षमा चाहती हूँ जो तुम्हें कुछ कह दिया तो। बोलते हुए जब सुशीला की आंखों से आंसू टपके तो हिमांशी का रहा सहा गुस्सा भी उन आंसू में बह गया। अपनी सासू माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर वो खुद भी रोने लगी। सास बहू दोनों रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। अनुराग को भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी हिमांशी के नज़दीक जाने की। उसे लगा कि उसने जानबूझकर हिमांशी के गुस्से को भड़काया है, क्योंकि वह तो घर के काम निपटा कर पढ़ने बैठी थी, मगर उसने ही मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला तो गुस्सा तो आएगा ही ना। क्या चाय वह खुद जाकर नहीं बना सकता था? आखिर वह उसकी पत्नी है, कोई नौकरानी तो नहीं जो हर वक्त उसकी हुक्म बजाती रहे। इस लॉकडाउन में आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटीज तक अपनी पत्नियों के घर के काम में हाथ बटा रहे हैं, तो मैं कौन सा बड़ा लाट साहब हूँ जो कुछ कर नहीं सकता? यही सोच सर। सही सोच रहे हो बेटा। और सिर्फ लॉकडाउन में नहीं बल्कि हमेशा तुम घर बाहर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करोगे। बेटे की मन की बात पढ़ते हुए सुशीला बोली। तो अनुराग चौंक पड़ा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह यही सब सोच रहा था। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। बचपन में जब कोई तुम्हारी तोतली भाषा नहीं समझ पाता था, मैं समझ जाती थी कि तुम क्या कहना चाह रहे हो या तुम्हें क्या चाहिए। सुशीला की बातों पर जहाँ अनुराग हंस पड़ा, वहीं हिमांशी भी खिलखिलाकर हंसने लगी। लेकिन जैसे ही अनुराग पर नज़र पड़ी मुंह बिचका दिया और कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह भी कमरे में गया कि लेकिन अब भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी हिमांशी से कुछ कहने की। देखा तो आसमान में चांद खूब चमक रहा था। अपनी रोशनी से वह धरती को चमका रहा था, लेकिन दूर से। अनुराग ने एक भरपूर नज़र चांद पर डाला और एक लंबी सांस भरते हुए बोला, आज रात चांद बिल्कुल आप जैसा है। वही सुंदरता, वही नूर, वही गुरूर और वही आपकी तरह दूर। बोलकर उसने हिमांशी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया ताकि वह कितनी भी कोशिश कर ले निकल ना पाए। वैसे निकलना तो वह भी नहीं चाह रही थी, इसलिए अपने पति के आगोश में वह समाती चली गई और फिर पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अपने बेटे बहू के कमरे से हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनकर सुशीला ने संतुष्टि भरी सांस ली और मन ही मन हंसते हुए बोली, मेरे नासमझ बच्चे, नादानियाँ गई नहीं अभी तक इनकी। और वह फिर अपने कमरे में सोने चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।